बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान जो T20 मैच खेला गया, पाकिस्तान ने इस T20 मैच में 13 रन से कामयाबी हासिल करते हुए सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली और उसके साथ साथ एक इंतहाई ज़बरदस्त टेस्ट मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा कि जहां पे सिर्फ 35 रन दरकार थे इंग्लैंड की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन सिराज ने जिस तरह से अपनी बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, भारत इस टेस्ट मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहा। आज के शो में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को और भारत और इंग्लैंड के दरमियान इस टेस्ट मैच को। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीत ली। तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त। शानदार फतह पर सदर, वजीर आजम, वज़ीर आला और दीगर की मुबारकबाद। जितनी भी सीरीज खेली है या आगे खेलनी है वो तमाम वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर खेल रहे हैं T20 कप्तान सलमान अली आगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से दौरे वेस्ट इंडीज से आउट हो गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का खुसूसी इजलास। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मेयार, मुतासिबाना रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉप एंड T20 सीरीज की तैयारियों का खास। पाकिस्तान शाहीन्स का तरबियती कैंप लाहौर में शुरू। कप्तान मोहम्मद इरफान खान समेत 8 खिलाड़ी शरीक। आइलैंड विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान टीम की डबलिन में भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों को फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की अमली मशकें कराई गईं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच 6 अगस्त को खेलेगी। एशिया कप के लिए भारत जाने का फैसला हुकूमत को करना है। हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। प्रो लीग के हवाले से भी हुकूमत से बातचीत जारी है, जल्द अच्छी खबर आएगी। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुख्ती। और पाकिस्तान में टेनिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना मेरा पहला हदफ था। आइंदा साल इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर मबनी टेनिस लीग करवाने का मंसूबा है। सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इससे पहले के अब अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज के मैच की समरी पे कि जहाँ पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 189 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। साहबजादा फरहान ने ज़बरदस्त नॉक खेली, 74 रन उन्होंने स्कोर किए। साइम अयूब और हसन नवाज ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया और जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 176 रन बनाकर 6 विकेटों के नुकसान पर कामयाब रही, जहां पे सुफियान मुकीम ने और ज़बरदस्त इकोनॉमिकल बॉलिंग का मुजाहरा किया। यूं पाकिस्तान जो है वो 13 रन से इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रहा। 2-1 से पाकिस्तान ने सीरीज़ को अपने नाम किया और इस सीरीज़ में कामयाबी पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भी एक ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान की टीम को इस शानदार कारकर्दगी पर, इस जीत को, अपने इस सीरीज़ को अपने नाम करने पर मुबारकबाद भी पेश की है। इस वक्त जो है इससे पहले कि मैं ज़रा अपने आज के गेस्ट की जानिब जाऊँ, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा दें जो मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया। ये आपके सामने स्क्रीन पे ट्वीट है कि कांग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान ऑन अ फैंटास्टिक T20 सीरीज विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द USA। ग्रेट टीम वर्क, डिटर्मिनेशन एंड स्पिरिट ऑन डिस्प्ले। साथ साथ उन्होंने टीम को कहा कि प्राउड ऑफ आवर बॉयज मेकिंग द नेशन प्राउड ऑन इंटरनेशनल सॉइल, कीप द मोमेंटम गोइंग। ये मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट है जनाब, जो उन्होंने इस जीत के ऊपर किया है। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन मिस्टर वॉल और ज़बरदस्त ऑलराउंडर जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो बतौर वाइस कप्तान भी सर्व किया, पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर में भी खेले, मिडिल ऑर्डर में भी खेले। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, इन दोनों अमेरिका में मुकीम है और हमारी खुसूसी दावत पर हमेशा हमारे शो को अपनी मौजूदगी से रौनक भी बख्शते हैं। आसिफ मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली।
सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक दफ़ा फिर आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके इंतहाई हम मशकूर हैं। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान सीरीज़ ये यूएसए में खेली गई है और इन पिचेस को देखते हुए आज सलमान आगा ने कहा कि आज के जो पिच थी वो बेहतर थी। आप वहाँ एक अरसे से कोचिंग कर रहे हैं सर, तो ये बताइएगा कि पिच में कितना डिफरेंस है पाकिस्तानी सॉइल्स में और यूएसए की सॉइल्स में। देखिए सॉइल्स वहाँ पे लगी हुई, वो भी मतलब बाहर से इंपोर्ट करके जो हम्म। मेरा आइडिया है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, बाहर से इंपोर्ट करके वो सॉइल लगाई गई अभी जब भी बनाई गई थी। पिचेस जो है वो जो वो फोर्ट लॉडरडेल की जो पिच है वो नॉर्मली जो है वो लो बाउंस पिच होती है, स्लो और लो बाउंस ना। कभी कभी वो अच्छा खेल जाती है, यानी कि ट्रू बाउंस होता है, यानी कि हाई बाउंस होता है, लेकिन नॉर्मली जो पिच है वो खेली जाती है लो बाउंस। तो मैं नहीं समझता कि जो पिच फोर्ट लॉडरडेल की है या हम अपने कंट्रीज में खेलते हैं मोर और लेस सेम ही पिच होती है। कोई इतना फ़र्क नहीं होता। हाँ, समटाइम बनाने में क्या है, थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, कितना पानी दिया, कितना रोल किया। लेकिन जो कंडीशन है वो दोनों जगह की एक जैसी है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। क्योंकि सर जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था यूएसए में, उसमें हमने देखा कि मैचेस जो थे, मोस्टली मैचेस जो थे वो लो स्कोरिंग हुए, लेकिन आज हमने देखा कि 189 पाकिस्तान ने किए और फिर 176 वेस्ट इंडीज़ करने में कामयाब रहा। तो आज का मैच किस हद तक जो था वो हाई स्कोरिंग मैच था। हाँ, तो वही मैं इस आपसे पहले ज़िक्र किया कि पिच बनाने में हो सकता है कि उन्हें डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं कोई प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर या नहीं हूँ, लेकिन एक आइडिया है कि भाई हम्म। पिच को जिस तरह बनाया, कम रोल, ज़्यादा रोल, कम पानी, ज़्यादा पानी। ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आज हो सकता है उन्होंने जो पहले 2 मैचेस की पिच बनाई है उनको आइडिया ना हो ये कितनी बाउंस होगी। इस दफ़ा उन्होंने कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की तो उसमें ज़्यादा बाउंस या उसमें ज़्यादा बॉल बैट पे आ रहा होगा, तो उसको ऊपर गया। लेकिन दूसरे ये कि वे ऑफ विकेट तो ठीक है, विकेट मेन प्रॉब्लम होती है कि पिच बाउंस तो नहीं है, हम्म। ये होता है। वो बाउंस, स्लो बाउंस, ये तो एक अगर एक पेस से आ रहा स्लो बाउंस और अनइवन बाउंस नहीं है, तो स्कोरिंग तो होनी चाहिए। तो अडॉप्शन है कि हमारे प्लेयर अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे दोनों टीमों के, तो ये तो स्किल का फुकदान है ना, जो उनके अडॉप्शन का फुकदान, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। हम्म। पिच को maintain करना जबकि वो अनइवन ना हो, तो ये तो बिल्कुल एक अनहोनी सी बात है, जो एक आजकल ट्रेंड बन चुका है, अपनी गलतियों को दूसरों पे डाल देना, तो ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम को आपने देखा होगा, इस सीरीज को भी आपने फॉलो किया होगा। पाकिस्तान की टीम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम क्या उस शेप में आ गई है कि हम ये कह सकें कि रीबिल्डिंग प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम स्ट्रेंथन करने टीम को जा रहे हैं? आप समझते हैं अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहां पर पाकिस्तान की टीम को फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है? सर फाइन ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना? अभी तो हमें भी तो बहुत जल्दी है, और जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं वो उस टीम की क्वालिटी देखें, अगर जिन मैचों से हमने खेलना उसकी क्वालिटी देखें, सारी चीज़ें हैं। हम्म। इसमें जीत के बाद ढोल बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी तो बहुत चीज़ें हैं, बॉलिंग हमारे पास है नहीं, बैटिंग कंपैरेटिवली बेटर है कि स्कोर थोड़ा कर दें, लेकिन बॉलिंग हमारे पास तो वो बॉलिंग नहीं जो हम जो अच्छी टीम के खिलाफ 220 रन भी जो है ना वो हम डिफेंड कर, हमें चाहिए कि बॉलिंग्स में ज़्यादा काम करके हमने कैसे जो है ना इन दो हमारी टीम जो है ना वो 180 कर जाए, बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो उस 180 160 हमारी बॉलिंग ऐसी बनानी कि 180 160 को हम कैसे डिफेंड करेंगे, हम्म। क्योंकि हमारे पास डेप्थ नहीं है कि हम अच्छी टीम के खिलाफ 200 रन बनाएंगे। हम्म। वो वन ऑफ थिंग एक कभी हो गया हिट एंड मिस वाली बात है, तो बॉलिंग पे हमें काम करना है, और एज वेल एज ऑफ कोर्स फील्डिंग तो हमारी बहुत पुरानी मुश्किल वो है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं, वो तो करना ही है जी। सही। अच्छा, साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान, ये ओपनिंग पेयर आपके ख्याल में क्या टाइमिंग है, सेटल्ड हो चुका है, या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपके ख्याल में कि हमें एक ऐसा ओपनिंग पेयर मिल गया है कि जो आपके दौर में सईद अनवर या आमिर सोहेल या फिर सईद अनवर और फिर आमिर सोहेल और रमीज राजा इनिंग का आगाज़ किया करते थे? नहीं देखें, आप वही बात है ना, आप किसी प्लेयर को कंसिस्टेंट चांस देंगे तो हम्म। सही चलेगा। साइम ओपन करा, साहबजादा फरहान कभी उसको ओपन कराते हैं, कभी नीचे कराते हैं, पता नहीं कौन से किस किस्म के ये माइंडसेट है इन कोचेस का, क्या कौन सी ट्रेनिंग लेके आए हैं या क्या है, इनको एक सिंपल सी जो है एचआर इनको नहीं आता कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो लेकिन ये सेट है, अच्छे खासे ओपनर्स हैं, इनको ज़्यादा चांस दें ताकि वो बने। ये थोड़ी कि 2 इनिंग के बाद फेल हो तो दूसरा ओपनर ले आओ, फिर दूसरा ओपनर, आपको एक कंटिन्यूअस चांस देना है। तो साहबजादा खान तो अभी इसने स्टार्ट किया, कभी नीचे खेला, कभी क्या, मतलब अजीब ही मिक्सचर बनाया हुआ, मिक्स प्लेट बनाई हुई इन लोगों ने बैटिंग ऑर्डर को। हम्म। सही। हसन नवाज के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ठीक है वो रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी टेक्निक ऐसी नहीं है कि वो जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ या अच्छी बॉलिंग के खिलाफ रन स्कोर कर सके, क्योंकि आते ही क्रिकेट में इस तरह कहते हैं कि वो चलाना शुरू कर देते हैं वो। देखिए,
एक आपके पास पॉइंट होता है एक प्लेयर का ना, जो मतलब एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि वो प्लेयर है कि आप किसी वक़्त भी वो प्लेयर आपका मैच जिता दे जब उसके बैट पे बॉल आता है, ठीक है? अब वो ये देखना है कि उसकी जो परसेंटेज है बॉल को बैट से मतलब हिट करने की कितनी है। आया उसको छोड़ दें कि वो बॉलिंग कैसी हो रही है, वो टाइम का प्लेयर मतलब जिस दिन उसके बल्ले पे बॉल आएगा तो चाहे कोई भी बॉलर हो वो उसको 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 वो उसकी हिटिंग कर सकता है, वो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बात ये कि उसका उस माइंडसेट में उसकी टाइमिंग पे कितना कमांड है या उसको कितना कमांड कराया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको देखनी पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन नवाज़ जो एक ऐसा आपका एक्स फैक्टर है हो सकता है टीम के अंदर, जो कभी भी आपको मैच जिता सकता है। लेकिन उस मैच जिताने का फैक्टर वो कब, कैसे उसके अंदर प्लान किया हम्म। जाता है, ये कोच ही से काम है। जी। राइट। आसिफ मुस्तफा साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आसिफ भाई से पूछेंगे कि क्या सलमान आगा सरफराज वाली गलती तो नहीं कर रहे, ये पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ मुस्तफा साहब, मिस्टर वॉल। कि आज भी अगर यंगस्टर्स को अपने विकेट की अहमियत का अंदाज़ा करना है तो आसिफ मुस्तफा साहब की वीडियोस देखनी चाहिए कि किस तरह वो अपने जो है वो विकेट को ऑक्यूपाई करते थे और कितनी मुश्किल से किसी भी बॉलर को अपनी विकेट दिया करते थे। आसिफ भाई ये बताएं कि आपने पाकिस्तान की मैचेस फॉलो किए होंगे, सलमान आगा की कप्तानी को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, लगता है आपको कि ये वही गलती कर रहे हैं जो सरफराज अहमद करते थे कि अपना नंबर ये पीछे कर लेते हैं और टीम के लिए दूसरे लोगों को जो सेक्रीफाइस करके दूसरे लोगों को भेज देते हैं और अल्टीमेटली फिर उन पर ये इल्जाम आ जाता है कि जी एज ए कैप्टन आप फ्रंट से सामने नहीं आ रहे? एक तरह से आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन सरफराज और सलमान अली आगा की माइंडसेट में जो मैं देखता हूँ बहुत फ़र्क है। सरफराज का जो था वो था कि अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना, जो हमें साफ नज़र आता था। अभी सलमान अली आगा का ये अभी डिटरमिन करना ज़रूरी है कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दे रहा है या वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहा है। ये 2 चीज़ें अभी इसमें डिटरमिन करना बाकी है। जैसे हम्म। मैं आपको मिसाल दूँ कि अभी अच्छी खासी वो बॉलिंग करता है। मैच था जिसमें एक बॉलर जो हमारा हसन अली को काफ़ी रन्स पड़े, तो हो सकता है उसने उस मैच में 1 ओवर भी नहीं कराया। तो ये समझ में आ जाए जब किसी बॉलर्स को ऐसे रन पड़ रहे हों, तो आपको लीड करना पड़ता है फ्रंट से, जो कि आप बॉलिंग भी करते हो, तो उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। तो ये चीज़ मुझे फैक्टर ये नज़र आया कि सरफराज वाली गलती नज़र नहीं आ रही। मुझे ये गलती नज़र आ रही है कि हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग कि वो अपनी हम्म। ज़िम्मेदारी से बच रहा हो कि मुझे मारना पड़ जाए तो मेरे ऊपर मैच ना आ जाए। तो ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, ये जो आपकी जो जो कोचिंग स्टाफ है या जो मैनेजर मैनेजर कह रहा हूँ सॉरी, कोचेज़ जो हैं, हेड कोच वगैरह, ये बैठ के जब प्लान करेंगे भई आपकी सिचुएशन में कौन किस वक़्त बॉलिंग करेगा। तो ये चीज़ है। आप अभी हम इसको नहीं डिटरमिन कर सकते कि ये सरफराज की डिफरेंट बात है, इसका तो अभी कोई मतलब मैच नहीं है ना अभी फ़िलहाल तो। ठीक है। अच्छा, इस तरह आसिफ भाई आपने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, तो कुछ आप चूंकि कोचिंग से भी एक अरसे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो यकीनी तौर पे बहुत वैल्यूएबल होंगे। कौन कौन से एरियाज़ हैं कि जिनको पे काम करना चाहिए और आपकी दानिश में भी टीम जो है वो एशिया कप के लिए तैयार नहीं है तो उसको जो है वो ट्यूनिंग करनी चाहिए? देखिए, फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट होती है सिलेक्शन से। मैं प्लेयर्स की बात नहीं, ट्यूनिंग से प्लेयर्स की नहीं होती। जो बाहर जो सपोर्ट होते हैं, जिस तरीके से एक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सबकी फाइन ट्यूनिंग चाहिए। सिलेक्शन से लेके आगे तक। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है कि फाइन ट्यूनिंग एक-एक चीज़ है, चाहे आप सिलेक्शन हो, बैटिंग ऑर्डर हो, बॉलिंग ऑर्डर हो, फील्डिंग में कौन कहाँ खड़ा होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। और उनसे सबसे बढ़कर है माइंडसेट की फाइन ट्यूनिंग, कि आपने प्लेयरों को क्या माइंडसेट दे रहा। हमारा माइंडसेट जो है, मैं प्लेयरों को कसूरवार कहता ही नहीं माइंडसेट माइंड फ्रेम बनाने के लिए। माइंडसेट या माइंड फ्रेम जो भी एक थॉट प्रोसेस है, वो एक नैरेटिव बनाया जाता है, प्लेयर को बताया जाता है कि भाई हम्म। आपने ये करना है, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आप करो ना करो, आपकी पोजीशंस जो है, आपकी टीम में पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? लेकिन आपको जो प्लान दिया है उसको आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। अगर वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है और उसमें फेल होता है, तो उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वो एक प्लान के ऊपर काम करने की कोशिश कर, आप फेल और पास होते हैं। तो फेयर फैक्टर जब तक नहीं निकलेगा, और ये फाइन ट्यूनिंग आई नहीं है स्टेक होल्डर से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड,
कोचेस सिलेक्शन सबसे कि प्लेयर को कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि प्लेयर तो डरा हुआ है, आज वो परफॉर्म करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो बाहर होगा। जो सिलसिला चल रहा, कितने प्लेयरों के साथ ऐसा इन लोगों ने किया, ठीक है, कि किसी की कोई टीम बना के कोई भेज देते हैं, कोई पता नहीं चलता कौन सी, जैसे कहते हैं ऊट कौन सी कुल सीधी, क्या वो मुहावरा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, सॉरी क्या अगर मैं गलत बोल दिया हूँ, लेकिन ये कि कोई चीज़ सीधी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फाइन ट्यूनिंग, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। ये पूरा स्टार्ट होता है कि जब वो कहाँ से होते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ें, ये सिर्फ हम्म। क्रिकेटर्स के ऊपर नहीं है, क्रिकेटर्स तो बेचारे मासूम है सर। ठीक है। अच्छा, ये भी चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई है ड्यूरिंग द मैच, रिजवान से मुलाकात हुई, बाबर आजम से, नसीम शाह से मुलाकात हुई है। ये किस बात का इंडिकेशन आपको लग रहा है कि क्या पाकिस्तान में की टीम में क्या इनकी दोबारा जो सिलेक्शन हो सकती है, कॉन्फिडेंस देने के लिए मिले, या किस वजह से मिले? क्योंकि माजी में हमने नहीं देखा कि कभी जाहिद अली अकबर साहब जो है वो टीम के साथ इस तरह ड्यूरिंग द टूर जा रहे हो, कभी जो आरिफ अब्बासी साहब इस तरह जा रहे हो, तौकीर जिया साहब जा रहे हो, या कोई भी ऐसा चेयरमैन जो टीम के पीछे पीछे जो है वो टीम को ज्वाइन कर रहा हो। तो आप पहले तो ये मालूम करें आप गए हैं या वो ऑलरेडी मौजूद थे तो उन्होंने वहाँ ट्रैवल कर लिया, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं या उससे हो सके किसी सरकारी दौरे पे अमेरिका आए हों तो उन्होंने यहाँ पे आके टीम से मुलाकात कर ली हो। और जो टीम की मीटिंग है, जो एक तस्वीर या आई है एक मीडिया के ऊपर, तो वो एक फॉर्मल मीटिंग भी हो सकती है, जैसे एक आप जाते हैं, अच्छा आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनसे मीटिंग कर ली, उसकी एक तस्वीर बना के आगे डाल दी कि भाई बहुत कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। हम्म। ज़रूरी है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं, नॉर्मल फॉर्मल मीटिंग हो आराम से, एक हम्म। बातचीत चल रही हो, लेकिन अगर हो सकता है कि वो प्लेयरों को आ रहे हों या आपको वो T20 में ले आएँगे, जो भी है हो सकता है, लेकिन हम्म। अभी मैं समझता है कि कोई ऐसी फॉर्मल मीटिंग हुई है, एक नॉर्मल सी कैजुअल मीटिंग है जो तस्वीर आई है। सही। आप एशिया कप में आपको लग रहा है कि बाबर और रिजवान की टीम में जगह है, या आप समझते हैं कि अभी टीम ठीक है, सेट हो चुकी है? नहीं, टीम कहाँ सेट हुई है सर? टीम तो कोई सेट नहीं हुई, टीम में कोई सेट नहीं है सर। अभी तो ये अब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, और अब जब तो से हम बाबर रिजवान जब की शुरू जगह है आपके ख्याल में? जी? बाबर रिजवान की जगह है T20 में, एशिया कप में? नहीं, अभी तो नहीं खिलाएँगे, बाद में देखें, अभी इतने जल्दी अपने डिसीज़न को जो है ना वो नहीं करेंगे ना, रिवर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर एक आदमी से गलती हो जाती है सही। तो वो सिर्फ गलती को प्रूव करने के लिए गलती पे गलती करता है। हमारे यहाँ वो है ही नहीं, हमारे यहाँ वो करैक्टर ही नहीं है कि हम अपनी गलती को फ़ौरन तस्लीम करके उसको रिवर्ट कर लें, ठीक है? गलती हो गई है, तो वो उसको जल्दी दोबारा सुधारेंगे नहीं, उसको टाइम लेंगे सही। ताकि और गलती होते रहे, फिर वो लेके आएँगे और फिर वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर वो जो है ना प्रॉब्लम शुरू होगी। तो ये तो मतलब फिर मैं शॉर्ट ये एक समझूं कि आसिम मुस्तफा साहब के ख्याल में बाबर रिजवान की अभी T20 में जगह नहीं है? अभी मेरी नज़र में तो बनती है, ठीक है ना? जो प्लेयर खेल रहे हैं कम से कम सॉलिड होते हैं, लेकिन वो अभी जो सिलेक्शन इन्होंने की है, उन्होंने अपने उससे प्लान से उसको निकाल दिया है, ठीक है? उनसे प्लान से, लेकिन अभी जो ठीक। आपको जो एक सॉलिड चाहिए होती उनमें से आपको जो है वो मतलब बाबर की पीसीबी तो के मैं प्लान का समझता हूँ। हिस्सा नहीं है, ये समझूं? हाँ, प्लान कैसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर को टीम में होना चाहिए। ठीक आई है। एम नॉट श्योर अच्छा अबाउट आसिफ भाई, अभी जो इंग्लैंड का और इंडिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ये कैसा लगा आपको? ये टेस्ट मैच है क्योंकि 35 रन दरकार थे और ऐसा मेरिकल हुआ कि जनाब सिराज ने आके जो है वो पूरी टीम जो है वो साफ कर दी, और जिस तरह पहले एक हसन रजा ने कहा था कि जरा बॉल में चिप लगी है, शब्बीर अहमद ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि 80 ओवर के बाद बॉल पे वैसलीन का इस्तेमाल हुआ है। सर, ये बातें तो होती रहेंगी। सर, आप उनको देखें कि जो अली उसको देखो कि जो बॉलिंग इंडिया ने की है, जो उन्होंने ग्रिट दिखाया है, जो करेज दिखाई है, ठीक है ना? मैच के लिए, ठीक? इतने मतलब आपका मैच में वो उसको वो बॉल टू बॉल देख रहा था टेस्ट मैच वो, मतलब इंग्लैंड का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता हारने का। बैटिंग तो हम्म। खराब की है इंग्लैंड ने, जो विकेटें थ्रो करके गए हैं वो, ठीक है? उसके बाद जब उनको मौका मिला इंडिया को, जब 6 आउट होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमारे हाथ में मैच आएगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। आप जब देखें, जब वो बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, अपना कहते हैं जो रूट बैटिंग कर रहा था उसके साथ, और ब्रुक बैटिंग कर रहे थे, तो वो आप देखें उनका बॉलिंग है। उसके बाद भी जब वो 4 विकेटें गिरी थी, इंडिया की फील्डिंग का बॉलिंग बिल्कुल गिर चुका था। जैसे जो रूट आउट हुआ है, तो उसके बाद उन्हें पकड़ा है, ठीक। क्योंकि गेंद भी स्विंग होना शुरू हो गया था। कुछ इंग्लैंड के बैट्समैन भी घबरा गए, जिनकी अगर आप फर्स्ट क्लास एवरेज ठीक। देखते तो बहुत ज़्यादा था। इंग्लैंड इंडिया ने बहुत मतलब दिखाया, पकड़ा मैच को सर। उनकी एक ट्रेनिंग है जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं, ऐसी सही। बात, मतलब बहुत पीछे मेहनत उनकी। अच्छा, अब ये सीरीज अब 2-2 से बराबर हो गई है, और विराट कोहली का चैप्टर अभी है या क्लोज हो गया?
तो विराट कोहली का चैप्टर तो वो उनके ऊपर है कि वो अगर खुद खेलना चाहें तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता खेलने से। अगर वो नहीं खेलना चाहें तो फिर वो कोई भी नहीं खिला सकता उनको। तो अगर वो खेलना चाहें तो ज़रूर खेल सकते हैं, चैप्टर कहाँ से क्लोज़ हो गया, मतलब वो तो लेकिन लेकिन अभी विराट टीम में कोहली जगह है उनकी, क्योंकि जिस तरह से उनके बैटिंग ऑर्डर सेट हो चुका है। बैटिंग उसकी, विराट की हर जगह हर टीम में जगह बनती है, कोई ठीक। इशू नहीं है उसका। वो राइट। खेलना अच्छा, आसिफ चाहे। भाई, आखिरी अब सवाल है वहाँ मेरा कि ये भी लेजेंड्स लीग में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया, और होना तो ये चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया कि जी लेजेंड्स लीग के अंदर आइंदा जो है वो पाकिस्तान के नाम से नहीं खेलेंगे। इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं आप? एक्चुअली अली, मुझे इसके बारे में कोई इतनी नो हाउ नहीं है कि ये लीजेंड लीग मुझे तो पता भी कभी होती भी होगी, तो मैं तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा कि क्या हुआ, कौन सी लीग, क्योंकि दुनिया में इतनी लीगें हो रही चले वो बात हम उसको वैसे एक जनरल टर्म में लेकिन सर, अगर इंडिया बात कर एतराज लेते कर रहा है पाकिस्तान से खेलने पे, हैं। तो क्या हमें बतौर पाकिस्तानी एक खुददार कौम होने के नाते, एक ऐसी कौम जिसने भी बनियानो मरसूस में इंडिया को एक कड़ी शिकस्त दी है, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्या ये बनता है कि हम उनके कहने पे जो है कह दें कि जी हम आइंदा पाकिस्तान के नाम से नहीं खेलेंगे? मैं वही बात है ना, आपके पहले हम खेलते रहे, अचानक इनको इनको टाइमिंग ही नहीं पता कि टाइमिंग होती क्या है। चलिए आप कोई डिसीजन लेना, थोड़ा टाइम लेते हैं, जब कभी दूसरी लीजेंड लीग स्टार्ट होती है कहते हैं नहीं भाई हम पाकिस्तान का टाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ों के लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि कौन सी टाइमिंग कौन सी बात करनी है। तो ये चीज़ इसलिए है, तो ये बाद में ले लेते हैं जब अगले साल कोई बन रही होती है, तो उसको कहते हैं नहीं आप टाइम नहीं, आप पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करें। और बेसिकली पाकिस्तान का नाम मैं समझता हूँ कि जब आपकी ऑफिशियल कोई टीम नहीं गई है थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक उनके टर्म्स हैं कि भाई क्राउड को ट्रैक करने के लिए मीडिया ये सबको इकट्ठा करने तो नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो एक अलग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, तो वो प्रॉब्लम तो होती है उसमें। एक बड़ा अच्छा हुआ था, आपको शायद अभी जिक्र नहीं, पाक इंडिया ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे ये पाकिस्तान टीम के साथ। तो अभी जो टेस्ट मैच हुआ है, 2 टेस्ट मैच हुए हैं, एहसान रज़ा जो है पाकिस्तानी अंपायर थे वहाँ पे, ठीक है? वो तो अंपायरिंग कर रहे थे, इंडिया की टीम का हम्म। के मतलब मैच खेल रही थी। उस वक़्त तो किसी को एतराज़ नहीं और हुआ, उस तो पर मेरे भी समझ नहीं तनकीद आता की कि है, आप एहसन रजा पे भी तनकीद की अंपायरिंग पे। उनकी तो अंपायरिंग में तनकीद हुई है? हम्म। अच्छा, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं, हालाँकि मैं कल देख रहा उसने एक बड़ा अच्छा डिसीज़न दिया था, जो कि ठीक। समझ मैं भी समझ तो आउट है, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग आया तो वो ऊपर से गया और ठीक। ज़बरदस्त डिसीज़न था। खैर नहीं, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ कि मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब समझ नहीं आता कि मतलब इनकी कोई पॉलिसी हो, किसी की, दोनों बोर्ड की, कि करना क्या चाहते सही। हैं ये लोग ना? ये ठीक। मतलब कोई भी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ये चीज़ें थी। अभी कोई अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात की, और साथ साथ जो टेस्ट मैच खत्म हुआ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इसको भी हमने डिस्कस किया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स लीग के असिस्टेंट कोच बाबर आगा, और उनसे हम जानेंगे जो उनका जो है सफ़र कैसा रहा साउथ अफ्रीकन लेजेंड के साथ, के जिन्होंने बिल आखिर चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे टेस्ट क्रिकेटर आसिफ मुस्तफा, और अब मुझे ज्वाइन किया एक ऐसी शख्सियत ने कि जिन्होंने कराची में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट किया, बड़े ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और बड़े मौसर ऑफ स्पिनर थे। और जो स्पोर्ट्स है वो इनका फैमिली गेम है, क्योंकि इनके वालिद मुनव्वर आगा अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, और उनके जो भाई थे खुर्रम आगा, स्नूकर के हवाले से उनका बड़ा नाम और अहम मुकाम है, और स्नूकर के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस खेल में फतूहात भी हासिल की हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी नज़ाद साउथ अफ्रीकन असिस्टेंट कोच, जिन्होंने चैंपियंस लीग में, लेजेंड्स लीग में जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम को रिप्रेजेंट किया बतौर असिस्टेंट कोच। बाबर आगा शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबर, बहुत खुशी हो रही है आपको इस रूप में देख के, क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी ऐसी इनिंग्स कि जहां पर आपकी इनिंग्स को लाइमलाइट में आना चाहिए था, वो रमज़ान टूर्नामेंट में कवर की हैं। मैंने आपको खुद ग्राउंड पे खेलते देखा है, क्या ज़बरदस्त टैलेंटेड आप बैट्समैन थे। बदकिस्मत रहे कि उस सतह पे परफॉर्म नहीं कर सके जहां पे आपको होना चाहिए था। लेकिन ये तमाम तर सफ़र आपका कैसा रहा कि पहले आप यहाँ से, मेरी आपसे मुलाकात हुई अजमान में, फिर उसके बाद पता चला बाबर इंग्लैंड चले गए, और अब माशाल्लाह आपने साउथ अफ्रीकन टीम की जो लेजेंड्स टीम थी उसको आपने जो है वो कोच किया।
हाँ, एक एक ऑब्वियसली बैकग्राउंड सारा कराची से है, क्रिकेट सारी कराची से खेली। आप तो हर वक़्त हमारी कमेंट्री के सारी चीज़ें आप सर अंजाम देते थे, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था और उसी हिसाब से हार्ड वर्क रहता था। तो एक चीज़ पे हमेशा बिलीव था, थोड़ा-सा लक आपके साथ भी रहती है, लेकिन जो हार्ड वर्क होता है वो हम्म। कहीं न कहीं अल्लाह ताला उसका आपका सिला दे ही देता है। तो हो सकता था मुझ में शायद इतनी कह सकें कि कुछ कमियाँ रही होंगी जिसकी वज़ह से मैं नेशनल टीम तक नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ताला उस हार्ड वर्क का सिला कहीं और ज़रूर देता है और यही बिलीव है और इसी पे चल रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा साउथ अफ्रीकन टीम के साथ? बड़ी प्रोफेशनल टीम है और साउथ अफ्रीकन टीम भी लेजेंड्स की टीम, जिसमें एबी डिविलियर मौजूद है, जिसमें कोचिंग स्टाफ में आपके साथ एलन डोनाल्ड मौजूद थे, जिसमें डोमिनी मौजूद है, जिसके अंदर इमरान ताहिर जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इनके साथ इनको इसका साथ रहना और फिर इनको कोच करना, इनके साथ टाइम गुजारना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह! बिल्कुल, ये वो नाम हैं जिनको हम हमेशा देखते हुए बड़े हुए हैं और जब इनके साथ एज़ प्रोफ़ेशनल सर्किट में आके काम किया तो पता चला कि हर डिपार्टमेंट जो एज़ टीम मेंबर होते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि जितने एक प्लेयर्स। और ये बात वो आपको बाकायदा फ़ील कराते थे क्योंकि वो इतने बड़े नाम हैं, बट अगर वो आपको फ़ील करा दें कि यू आर दैट मच इम्पोर्टेंट एज़ वी आर, वो हमें यही कहते थे, यू आर इंजन ऑफ द टीम। तो वो हमेशा इस तरह की छोटी-छोटी बातों से, बट उनको कोच तो हम क्या करेंगे, बट उनको हेल्प आउट करते थे उनका रिदम लाने के लिए। तो और उसको वो बहुत अच्छे से एप्रिशिएट करते थे, बट क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर इवेंट से पहले उनका रिदम नहीं आया, तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह उन्हें करना है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़बरदस्त था। बाबर, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ इस लीग के लिए और फिर साउथ अफ्रीकन टीम के लिए ही क्यों हुआ? मैं क्योंकि आफ्टर नेवी मैं दुबई चला गया था, वहाँ हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट अकेडमी के लिए काम कर रहा था। फिर मैं दुबई से इंग्लैंड मूव हुआ, यहाँ चेन्नई सुपर क्रिकेट अकेडमी है, उसके लिए एज़ हेड कोच काम कर रहा हूँ। तो इसी दौरान बीच में मेरा एक डेक्कन ग्लैडिएटर जो अबू धाबी हम्म। टी10 थी, उसमें कॉल आई थी। उसके लिए मैं गया, वो टीम जीती। वहाँ पे भी मैं एज़ फील्डिंग और एज़ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच 2 चीज़ें सर अंजाम दे रहा था। हम्म। तो वही सारा जो बैकग्राउंड है, वही यहाँ पे कंसीडर हुआ। इंग्लैंड में उन्हें बंदा चाहिए था और जो पिछली परफ़ॉर्मेंस थी उन्होंने वहाँ से क्योंकि ये बहुत फीडबैक जाता है। इसमें आप हमारी जो फ़ील्ड है कोचिंग स्टाफ या असिस्टेंट कोच, इसका कोई एजेंट नहीं है। तो ये फीडबैक जो जाता है प्लेयरों के थ्रू और हेड कोचेस के थ्रू, तो वो इस तरह कनेक्शन बनता है। तो फिर अल्लाह का शुक्र उन्होंने पिक किया और बहुत अच्छे से एंड अप हुआ। तो ये बेस्ट फीलिंग थी कि आपका एंड बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान में अमूमन कहा जाता है कि कोचेस के लिए कि अगर उन्होंने कम क्रिकेट खेली हो तो लड़के बात सुनते नहीं हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपने कितने टेस्ट मैच खेले, हमने 50 टेस्ट मैच खेले और आप तो लेजेंड्स के साथ एसोसिएट थे बतौर कोच। कैसा माहौल रहा? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मैं आपको बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ कि एबी डिविलियर्स से किसी ने इंटरव्यू में ड्यूरिंग इंटरव्यू में पूछा कि यू परफॉर्म सो वेल, आपने कितना अच्छा खेला और यू कैन स्टिल डू अ कमबैक। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खेल सकता था इतना अच्छा। अगर ये बाबर और उसने एक और कोच का नाम लिया कि ये 2 लोग अगर मेरे साथ काम नहीं करते, तो शायद हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये हर चीज़ को बहुत प्रोफेशनली और हर डिपार्टमेंट को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी देनी चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि ये कितनी क्रिकेट खेला है या नहीं खेला, वो ये देखते हैं कि करंटली वो टीम के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक वाक़ई बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब पता चला कि पाकिस्तान फाइनल में है तो आपकी अहमियत बढ़ गई होगी क्योंकि आपसे काफ़ी फीडबैक लिया होगा। कितना आपने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका को और कितनी आपने जो है वो घर की खबरें साउथ अफ्रीकन टीम को दी? टू बी ऑनेस्ट फीडबैक तो काफ़ी लिया, स्पेशली बॉलर्स के बारे में। ऑब्वियसली वो मुझे मुझसे भी ज़्यादा बेहतर वो लोग भी जानते थे, बट इनसाइड आउट कुछ ना कुछ वो एक जो एनालिस्ट टाइम होता है जिसमें सारा फीडबैक और नेक्स्ट गेम की तैयारी की जाती है, उसमें जो जो वो मैं बता सकता था, जो हेल्प आउट कर सकता था, वो मैंने किया। तो एक बड़ी डबल फीलिंग थी कि दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए रहा है, हमेशा दुआ रहती है पाकिस्तान के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि किसी और के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट काम हो रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तानी प्लेयर से कोई बात हुई, उन्होंने कहा कि यार घर के शेर ने क्या क्या, घर के भेदी ने घर की लंका ढा दी?
नहीं, नहीं, बहुत, बहुत अच्छे से स्पेशली शाहिद भाई ने बहुत एप्रिशिएट किया आफ्टर द गेम। बहुत दिल बड़ा हुआ मेरा जिस तरह शाहिद भाई ने मुझे आफ्टर द गेम एप्रिशिएट किया। और फिर जितने ज़्यादातर लड़के थे एक ऑलमोस्ट 4-5 तो मेरे बैचमेट खेल रहे थे। हम्म। जैसे रुमान रईस है, शर्जील हैं हम्म। और तो उन लोग ने बहुत एप्रिशिएट किया। आसिफ अली हैं, आसिफ अली और मैं तो रमज़ान में बहुत साथ रहे हैं। हम्म। आप तो होते थे। तो उन लोग ने बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत खुश हो रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग से भी मिलके। ठीक है। उन लोग ने भी उसी तरह एप्रिशिएट किया। ठीक है, अच्छा और कोई ऑफर आई आपके पास इस जीत के बाद? क्योंकि बड़ी जीत है, जाहिर सी बात है, सारे लेजेंड्स खेल रहे थे और जीत तो फिर जीत ही होती है, चाहे आप किसी मामूली टूर्नामेंट को भी जीतें, ये तो फिर भी बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोचिंग स्टाफ है इसका कोई क्या नाम है एजेंट्स नहीं है। तो अब नेक्स्ट कोई इवेंट आएगा उससे 2 या 3 महीने पहले जब टीम्स बन रही होती हैं सपोर्टिंग स्टाफ की, तो फिर ये चीज़ दोबारा एंगेज होती है। तो मतलब मेरा होपफुली सवाल पूछने अल्लाह का से मकसद है यही कि कोई दुआ साउथ है। अफ्रीका के डोमेस्टिक टीम की कोई ऑफर आई, इतनी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, किसी ने आपको और अप्रोच बिल्कुल। करने की बात की? जी, जैक रुडोल्फ हैं जी। जो हमारी टीम के लिए खेल रहे थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो क्योंकि मैं इंग्लैंड में जब से हूँ, तो मैं यहाँ पावर रेटिंग पे काफ़ी काम कर रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ाई भी कर रहे हैं और किस तरह आपकी बॉडी मैकेनिक्स मूव होंगे पावर रेटिंग के लिए, वो काफ़ी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए। तो वो चीज़ें कुछ मेरी जो क्रॉप्स हैं, वो मैं वहाँ भी लेके गया था, उन लोग को अप्लाई करवाया, तो उन्होंने बहुत एन्जॉय किया। तो जैक रुडोल्फ ने मुझे बोला था कि आई थिंक टी20 में ही नीड्स माय सपोर्ट। हम्म। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। या तो उसने मुझे कहा कि या तो बाबर आई विल कॉल यू या मे बी आई नीड योर स्टफ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि क्योंकि वो वहाँ पे आई थिंक ऐसे डॉल्फिन की हेड कोच हैं। ठीक है। तो और उन्होंने इस तरह मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली कि ये चीज़ आगे प्रोसीड हो। ऑब्वियसली जैक रॉडॉफ एक बड़ा नाम है और डेब्यू पे उन्होंने साउथ यस। अफ्रीका के लिए टेस्ट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की है। आखिरी मेरा सवाल है कि अब आप माशाल्लाह सर्टिफाइड हो गए, पहले भी सर्टिफाइड थे, अब आपके जो सीवी में एक चैंपियन का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान से कोई ऑफर आई तो पाकिस्तान के लिए किस हद तक अवेलेबल है आप? ऑब्वियसली पाकिस्तान हमेशा प्रायोरिटी पे है। पाकिस्तान के लिए काम करना, पाकिस्तान के लिए खेलना हर एक स्पोर्ट्समैन की ड्रीम होता है, तो वो प्रायोरिटी कभी नहीं जा सकती दिल से, चाहे कहीं किसी भी कोने पे चले जाएँ। और काफ़ी उस्ताद रहे हमारे, तो उनको देख-देख के हमेशा दिल चाहता है कि पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर काम करें। ठीक है। और एबी डिविलियर्स से कोई बात हुई जीतने के बाद? उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, बड़ा अच्छा उनका जो है वो इवेंट गया, 3 उन्होंने 100 किए, 3 सेंचुरी स्कोर की, फिर इमरान ताहिर वगैरह, किसी से बात हुई आपकी? किस तरह से उन्होंने आपको फिर अप्रिशिएट किया? बिल्कुल टीम जब वाइंड अप हो रहा होता है तो एंड में एक-एक स्टाफ की एप्रिसिएशन हो रही होती है। तो बहुत अच्छी बात लगी, जैसे एलन डोनाल्ड सबको थैंक यू कह रहे थे सपोर्टिंग स्टाफ को, तो मेरा नाम उन्होंने बिल्कुल एंड के लिए रखा था, आई डोंट नो व्हाई। हम्म। तो उसके बाद एबी डिविलियर्स को लगा शायद मेरा नाम वो भूल गए। तो एबी ने आगे से उनको बोला कि यू फॉरगॉट बाबर। तो उन्होंने कहा यस आई वांट टू कीप बाबर इन द एंड। फिर उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दूसरे को याद है कि हमें एक-एक को एप्रिशिएट करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो आई थिंक लेजेंड ऑफ लेजेंड प्लेयर है और वो इस तरह आपको याद रखे। सो इट्स अ बेटर फीलिंग, मैं अमेजिंग फीलिंग। और मैं आपसे आखिरी सवाल कर चुका था, लेकिन इतना दिलचस्प आपके साथ गुफ्तगू हो रही है कि मेरे सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं। बाबर आप ये बताइएगा कि जब 1 रन से जीते आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो लोगों ने कहा कि 99 की शिकस्त का बदला ले लिया, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था और उस मैच के जीतने के बाद क्या गुफ्तगू रही? बिल्कुल, ये जो आपके जुमले एग्ज़ैक्टली यही थे कि इन सबको वो 99 वर्ल्ड कप याद आ रहा था और मुझे भी याद आ रहा था। और मैं मतलब ये आपस में बात कर रहे थे, मैं तो एक साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था प्लीज़ डोंट बी दिस 99 वर्ल्ड कप, प्लीज़ डोंट बी दैट 99 वर्ल्ड कप। और जीतने के बाद भी उन्होंने एक-दूसरे को यही बोला हो, हमने ये 99 वर्ल्ड कप रिपीट नहीं करना था। और बहुत खुश थे, थोड़ा-सा इमोशनल भी हो गए थे ऑब्वियसली। और लेकिन वो सेम फीलिंग थी जो आपने जुमला बोला, एग्जैक्टली यही था इनके भी दिलों में। विश यू बेस्ट ऑफ लक बाबर आगा, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही और इसी तरह से थैंक कामयाबी यू सो हासिल मच। करते रहिए और अपने ख़ानदान का नाम जो है वो इसी तरह से जो है वो रोशन करते रहिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के शो में आसिफ मुस्तफा साहब और बाबर आगा हमारे साथ मौजूद थे, आपको शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे रात 11:05 पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।